जय हिंद सभी बच्चों को। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो हो जाइए तैयार एक और इम्पोर्टेंट सेशन के लिए, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज होने वाला है बेटा चैप्टर नंबर 4। क्या होने वाला है? चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट्स का वन शॉर्ट वीडियो। इस वीडियो में हम लोग पूरे डिटर्मिनेंट के थ्योरी को खत्म करेंगे। उसके बाद लेके आएंगे हम डिटर्मिनेंट का धमाकेदार एमसीक्यू सीरीज, जो कि आपके एग्जाम के लिए होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो ये सेशन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप भी चाहते हैं मैथ्स में मार्कशीट पे एक अच्छा नंबर देखना, मैथ्स में 100 में से 100 नंबर लाना, तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेशन स्टार्ट करने से पहले बता दें आपको, ये रहा आपके क्लास का डिटर्मिनेंट का मॉड्यूल, ठीक है। इसमें सारे पहले, और एक बात बता दें, ये हिंदी में भी लिखा गया है और इंग्लिश में भी, यानी जो चीज़ें इंग्लिश में लिखी गई हो उसके नीचे उसका हिंदी भी है, ठीक है। तो ये आपके लिए क्लास 12th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें पूरे थ्योरी के साथ साथ एमसीक्यू सीरीज है, एमसीक्यू क्वेश्चन है, शॉर्ट टाइप है, लॉन्ग टाइप है। अगर आप चाहते हैं इस पीडीएफ को, इस मॉड्यूल को अपने फ़ोन में इंसर्ट करना, अपने पास रखना, तो करना कुछ नहीं है, दिए गए नंबर पे आपको कॉल कर लेना है, बात कर लेना है। इसके लिए आपसे एक भी पैसा नहीं लिया जाएगा, आपको बिहार स्कॉलर के तरफ से फ्री में प्रोवाइड कराया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जो कि होने वाला है आपके एग्जाम के लिए बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट। चलिए स्टार्ट करने से पहले 2 लाइनें आपके मंजिल के लिए। देखो, मंजिल उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। बेटा, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। हौसलों से, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ये नहीं कि अपने छत पर से जाके कूद जाना, कहना कि हम उड़े नहीं, ठीक है। तो पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। अगर आप भी चाहते हैं अपना सपना, अपना ड्रीम, अपने मंजिल तक पहुंचना, तो आपके अंदर, आपके सपने में जुनून लगना जरूरी है, आग लगना जरूरी है, तब जाके आप अपने मंजिल तक पहुंच ही जाओगे। बस एक बात ध्यान रखना, कुछ भी हो जाए, कैसा भी सिचुएशन आ जाए, आपको हार नहीं माननी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। डिटर्मिनेंट होता क्या है? तो देखो, डिटर्मिनेंट होता क्या है? एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एसोसिएटेड टू एन एक्सप्रेशन। पहले समझा देते हैं प्लेन पेज पे, उसके बाद यहां लेके आते हैं। देखो, और एक बात याद रखो, डिटर्मिनेंट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल होगा, सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल होगा। जितने बातें बोलते जाएंगे अच्छे से कान खोल के सुनते रहना, एकदम सीरियस, ठीक है। बाकी लिखने पे ज़्यादा मत ध्यान देना, हम इसका स्लाइड जो भी होगा पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे, ठीक है। देखो, ये क्या है बेटा? 3 × 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो सबसे पहला पॉइंट कि डिटर्मिनेंट पॉसिबल होगा ओनली सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का, ठीक है। चाहे वो 2×2 का हो, 3×3 का हो, 4×4 का हो, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट कर सकते हो, या 1×1 का हो। तो देखो, ये हो गया आपका मैट्रिक्स। अगर इसी को डिटर्मिनेंट करना होगा तो ये सिंबल हटा के कुछ ऐसे लिख देना, ठीक है, ऐसे लिख देना। डिटर्मिनेंट को डिनोट कैसे करेंगे? डेल्टा ए, या ए सिंबल से लिख लो, दोनों लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, जैसे ही मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट किया, अब इसका कुछ ना कुछ वैल्यू निकलेगा, कुछ ना कुछ मान आएगा, कुछ ना कुछ मान आएगा। अब रहा क्वेश्चन यहाँ पे कि सर ये डिटर्मिनेंट होगा कैसे, कि ये डिटर्मिनेंट होगा कैसे। तो देखो, अगर आपके सामने हम, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, बताओ तो यहाँ पे क्या लिखे हैं? मैट्रिक्स लिखे हैं। कितने ऑर्डर का लिखे हैं? 1×1 का लिखे हैं। तो अगर इसका डिटर्मिनेंट करना हो तो पहले मैट्रिक्स के सिंबल हटा के डिटर्मिनेंट घुसाना
ठीक है, जो चीजें होगी वही इसका आंसर हो जाएगा। यानी 1/1 में देखो तो 1/1 में इसके अंदर अगर ऐसे लिखा जाए, देखो तो a इक्वल ए आई जे, ये तो ये 1/1 का है तो ये क्या हो जाएगा A11 हो जाएगा ना। तो इसका डिटरमिनेंट जब करोगे तो A11 ही आ जाएगा। यानी कहने का मतलब देखो यहाँ अगर आपसे लिख दे यहाँ पे क्वेश्चन a इक्वल 7, इसका डिटरमिनेंट आप बता दो क्या होगा 7, कोई दिक्कत नहीं, 1/1 आपका सेम वैसे ही हो जाएगा। तो अभी हमने आपको डिटरमिनेंट में लिखना सिखाया, डिटरमिनेंट में डिनोट कैसे करेंगे, और सबसे पहले 1/1 का डिटरमिनेंट रहेगा तो उसका वैल्यू क्या होगा कैसे निकालेंगे, फिर आएंगे 2/2 पे, तब आएंगे 3/3 पे। ठीक है, तो यही डिफिनीशन आपको लिखा गया है और उसके नीचे हिंदी में भी लिखा गया है, आप अच्छे से इसको रीड कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, डिटरमिनेंट को लिखते कैसे हैं, आपको पता है कि इस सिंबल लगा के इसके अंदर A11 A12 A13 ये आपको ऑलरेडी मैट्रिक्स में ये जान चुके हो। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अगला स्लाइड पे है एक ऑर्डर का डिटरमिनेंट का वैल्यू कैसे निकालेंगे, जो आपने ऑलरेडी सीख लिया। ठीक है, समय बेटा कम है, अगर आप भी चाहते हो कि एग्जाम में जाने से पहले पूरे अच्छे से मैथ्स को प्रैक्टिस करके जाएं, ताकि मेरे एग्जाम में एक भी नंबर ना छूटे, तो ये जितने भी वन शॉट सीरीज लाया जा रहा है चैप्टर वाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1/1 के बाद 2/2 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट करेंगे कैसे, समझ में आ गया। 2/2 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट करेंगे कैसे, चलो आ जाओ। एक आपके लिए हमने लिया सादा पेज, पहले फॉर्मेट सीख लो, उसके बाद ए देखो A11 A12 A21 A22, ये क्या है 2/2 का मैट्रिक्स है। अगर इसका डिटरमिनेंट करना हो तो डिटरमिनेंट का सिंबल लग गया, इसका डिटरमिनेंट करना हो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे करना कुछ नहीं है, ऐसे तिरछी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। यानी A11 का मल्टीप्लिकेशन A22 से माइनस A21 का मल्टीप्लिकेशन A12 से, A21 का मल्टीप्लिकेशन A12 से, देखो तो हो गया। इसी फॉर्मेट पे 2/2 का वैल्यू निकालना है। एज फॉर एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल के लिए चलो देखो तो इसमें क्वेश्चन ही डाल दिया गया होगा। एग्जाम्पल के लिए देखो, जैसे ये एग्जाम्पल है, ठीक है, इसका अगर आंसर हमको देना हो तो हमने अभी आपको क्या समझाया कि जो भी लिखा रहेगा आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस कर देना है। यानी 5 का मल्टीप्लिकेशन 3 से, माइनस 4 का मल्टीप्लिकेशन -2 से। ठीक है, तो ये हो गया आपका 15 और ये हो जाएगा +8 20 3 23। तो ये क्या आया, इसका आंसर क्या आया, 23। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या हो गया 23। तो अभी हम लोग 1/1 का और 2/2 का हम लोग अच्छे से सीख लिए। वही थ्योरम में यहाँ आपको पीपीटी में लिखा गया है कि 2/2 का हम लोग डिटरमिनेंट करेंगे कैसे। ठीक है, हिंदी में भी लिखा गया है, अंग्रेजी में भी लिखा गया है, इंग्लिश में भी लिखा गया है। आपका जो लैंग्वेज है आप उसमें समझ लो, देख लो, बस सीखना जरूरी है। ठीक है, तो वही चीजें यहाँ पे लिखा गया है। 2/2 का जो हमने फॉर्मूला आपको बताया, A11 का मल्टीप्लिकेशन A22 से माइनस A12 का मल्टीप्लिकेशन A22 से, तो ऐसे निकल जाएगा 2/2 का डिटरमिनेंट। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। अब इसका आंसर तुम बता दो क्या होगा, तुम ही बता दो बाबू, तुम ही बता दो क्या होगा। साइन का मल्टीप्लिकेशन साइन से, साइन स्क्वायर थीटा, माइनस कॉस का मल्टीप्लिकेशन माइनस कॉस से, कॉस स्क्वायर थीटा।
तो बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, घबराने की कोई बात नहीं है। बहुत सारा क्वेश्चन अगले सेशन में आने वाला है। अभी हम बस आपको पैटर्न सिखा रहे हैं, क्वेश्चन का सिलेक्शन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो अभी घबराओ मत, 2x2 का जो भी पैटर्न हम सिखाए हैं उसको आप फॉलो करना और इसको निकालना और इसको निकालना, निकाल के बताना कितना आया है आंसर, ठीक है। चलिए 2x2 के बाद आता है 3 ऑर्डर का, कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे करेंगे, या उससे ज़्यादा ऑर्डर रहेगा स्क्वायर में तो कैसे करेंगे, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं कि क्या नियम है, क्या लिखा गया है। इसको हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं, पहले इसको अच्छे से सीखते हैं, उसके बाद माइनर और कोफैक्टर पे आते हैं। देखो डिटर्मिनेंट का वैल्यू ध्यान से समझ लेना है, यहाँ सीरियस एकदम। देखो क्या समझाना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे लिख दिया गया है 3 ऑर्डर का 320 516 152 3 ऑर्डर का, इसका वैल्यू तुमको निकालने के लिए तुम्हारे पास 2 तरीका है। पहला है निकालने के लिए तरीका है माइनर एंड कोफैक्टर से, और दूसरा है एक्सपेंडिंग करके यानी तोड़ के। अब ये क्या हुआ तुम्हारे लिए, दोनों क्या है, नया चीज है यहाँ पे, ठीक है, दोनों क्या है, नया चीज है। तो पहले हम तुमको सिखाते हैं एक्सपेंडिंग करके 3/3 का कैसे निकालते हैं, उसके बाद लेके चलते हैं माइनर एंड कोफैक्टर पे। घबराना बिल्कुल नहीं, दोनों तरीका हम तुमको सिखाते हैं। देखो अब बेटा इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ रो कितना है, 3, और नंबर ऑफ कॉलम कितना है, 3, यानी इसका ऑर्डर क्या है, 3 × 3। ध्यान से समझना, क्या है ऑर्डर, 3 × 3। तो ये 3/3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो 3/3 का क्या लिखा गया है, डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट हमको करना है। तो देखो तरीका है एक्सपेंडिंग नियम से एक्सपेंड करके कैसे निकालेंगे। तो किसी भी रो या कलम से डिटर्मिनेंट को तोड़ देना है। ध्यान से सुनना, किसी भी कलम से डिटर्मिनेंट को तोड़ना है। इसमें रो की संख्या है R1 R2 R3, कलम की संख्या है C1 C2 C3। किसी भी रो, तुमको मन किया C2 से तोड़ने के लिए C2 से टूटेगा, तुमको मन किया C3 से तोड़ने के लिए C3 से टूट जाएगा, R2 से मन किया R2 से टूट जाएगा, बट आंसर में कोई चेंजिंग नहीं होगा। अब आया बात की, चलो यहां तक तो सीख लिए किसी से भी तोड़ सकते हैं, बट तोड़ेंगे कैसे, ठीक है। पहले ए जान लो, डिटर्मिनेंट के अंदर लिखे गए एलिमेंट का साइन कुछ ऐसा होता है, A11। पहले देख लो क्या क्या सिखा रहे हैं, ध्यान से सीख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है। इसका साइन A11 का साइन सिंबल इसका सिंबल प्लस होगा, ठीक है। A11 का सिंबल क्या होगा, प्लस। A12 का क्या होगा, माइनस। अब बात आएगा कि ये सर कैसे समझेंगे। तो इसके लिए बेटा एलिमेंट के साइन निकालने के लिए ए कुछ होता है, -1 के पावर i प्लस जे। i क्या होता है, रो का पोजीशन, जे क्या होता है, कलम का। दोनों को जोड़ेंगे -1 के पावर, अगर इवेन नंबर आएगा तो प्लस, ये तो हो जाएगा ना, -1 के पावर इवेन है प्लस, जैसे -1 के पावर 4 आ गया तो +1,
-1 के पावर 3 आ गया तो -1, ठीक है। तो देखो तो 3 और 1 4, तो इसका साइन हो जाएगा प्लस, 2 और 1 3, तो इसका साइन हो जाएगा माइनस, इसका प्लस, इसका माइनस, इसका प्लस, इसका माइनस, इसका प्लस, ठीक है। ये डिटर्मिनेंट के वैल्यू निकालने के लिए इतनी चीजें को हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। अब चलो इसका हम वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। एक्सपेंडिंग, सॉल्यूशन स्टार्ट हो गया। देखो तुमको ऐसे ही करना है, एक्सपेंडिंग एलोंग R1, हम R1 से तोड़ रहे हैं, तुम्हारी मर्जी है बेटा, किसी से भी तुम तोड़ सकते हो, R1 से, R2 से, R3 से, C1 से, C2 से, C3 से। तो R1 बोलेंगे किसको बेटा, देखो R1 बोलेंगे किसको, तो R1 बोलते हैं इसको, ठीक है। तो R1 का सबसे पहला एलिमेंट क्या है, 3 का साइन क्या होगा, पहले एलिमेंट का साइन प्लस, जिसको तुम लोगे, जिस एलिमेंट को तुम लोगे यहां पे लिखोगे तो उसके आमने सामने, आमने सामने, आमने सामने जितने भी नंबर एलिमेंट रहेंगे सबको हटा देना। यानी ध्यान से समझो, 3 के आमने सामने क्या है, ए है और ए लाइन है, यानी ए है, R1 है, C1 है, हट गया तो ए बचा। तो यहाँ डिटर्मिनेंट लिखना 1652, समझ गए। चलो अब अगला स्टेप पे देखो, 3 के बाद क्या है, 5 का साइन क्या हो जाएगा, दूसरे एलिमेंट का साइन क्या होगा, माइनस, समझ रहे हो बात को। अब 5 के आमने सामने जरा ध्यान से देखियो, 5 के देखो आमने सामने ए रहा और ए रहा, ए रहा और ए रहा, ठीक है, ए रहा और ए रहा, ठीक है। तो क्या बचा, 2052। 5 के बाद क्या है, 1 का साइन क्या हो जाएगा, प्लस। अब 1 के आमने सामने ए रहा, ए रहा, ए रहा, ए रहा, तो क्या बचा, 2016 हो गया। अब देखो तो 3/3 से टूट के आ गया 2/2 में, तो ये तो हो गया हलवा। तो 2/2 का कैसे करते हैं, 2 में 1 से मल्टीप्लाई 2, -5 में 6 में 5 से 30, -5, 4 -0, +1, 12 -0, ठीक है। ये हो गया 3, -28, -5, 4, +1, 12, तो ये हो गया माइनस, मल्टीप्लाई करेंगे 24, 6 और 2 8, -20 और +12, तो ये क्या हो जाएगा, -4, 104 +12, घटा देंगे तो देखो तो 2 आ गया और यहाँ हो गया 9, -92, यानी इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू आ गया -92। अगर तुम C2 से भी तोड़े रहते, R3 से, C3 से, R2 से, R3 से, तभी भी आंसर में कोई भी चेंजिंग नहीं होता। तो 3/3 का तुमको डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालने के लिए एक्सपेंडिंग मेथड से ऐसे ही करना पड़ेगा, ठीक है। किसी से भी तोड़ोगे, बाकी चीज़ें जब क्वेश्चन में हम लोग आएंगे तो वहाँ हम आपको बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट क्या था कि सर बताए थे आपकी दूसरे भी तरीके से हम लोग तोड़ सकते हैं। आपने बोला माइनर और एक कोफैक्टर का नाम लिया। जी हाँ बिल्कुल, आप माइनर और कोफैक्टर से भी उसका वैल्यू बता सकते हो। अब इसी क्वेश्चन को हम लिखने जा रहे हैं, माइनर एंड कोफैक्टर से कैसे निकालेंगे। चलिए ठीक है, देखो ए ठीक है। चलो देखो क्या है, 320 C1 में है 320, ठीक है, और C2 में है 516 और C3 में है तुम्हारे पास 152, तो ये हो गया 152, ठीक है। अब इसका वैल्यू निकालना हम लोग सीखेंगे माइनर और कोफैक्टर से। तो अभी इसको हम डाल रहे हैं पेंडिंग, होल्ड पे रख रहे हैं। अब बात ये रहा
कि सर ये जो आप नाम ले रहे हो माइनर, ये हम लोग निकालते कैसे हैं। माइनर जो पूरे अच्छे से आपके यहाँ लिखा गया है, देखो पूरे अच्छे से यहाँ पे माइनर निकालने का मेथड और कोफैक्टर निकालने का मेथड लिखा गया है, लेकिन पहले हम लोग सीख लेते हैं। तो बेटा माइनर को हम लोग डिनोट करेंगे MIJ से, डिनोटेड बाय MIJ, डिनोटेड बाय MIJ। मतलब क्या हुआ, देखो यहां पहले दो ऑर्डर का ले रहे हैं, देखो एग्जाम्पल 52114 फाइंड माइनर। माइनर निकालने के लिए क्वेश्चन तुमको बोलेगा कि फर्स्ट रो का माइनर फाइंड कीजिए, सेकेंड रो का माइनर फाइंड कीजिए, सारे एलिमेंट का फाइंड कीजिए। यानी देखो यहाँ पे क्या क्या लिखा गया है, A11 लिखा गया है, A12 लिखा गया है, A21 लिखा गया है, A22 लिखा गया है। ठीक है, अगर इसका माइनर निकालना होगा यानी 5 का माइनर, तो क्या लिखेंगे M11। ठीक है, इसका M12, M21, M22। ठीक है, जिसका माइनर निकालना होगा, जैसे मान लो 4 का माइनर निकालना है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे M22। ठीक है, 2 का निकालना है तो M21, 1 का निकालना है तो M12। तो ऐसे हम लोग माइनर लिखेंगे। अब माइनर निकालने का मेथड क्या रहेगा, टेक्निक क्या रहेगा, तो देखो जिसका भी माइनर निकालना है यानी माइनर ऑफ 5 निकाल रहे हैं हम लोग M11, तो उसके आमने सामने जितना रहेगा हटा देना, तो क्या बचा 4। ठीक है, M12 का निकाल रहे हो, M12 यहाँ है तो इसके आमने सामने A है तो क्या बचा 2। M21 निकाल रहे हो, यहाँ है, इसके आमने सामने 1। M22 निकाल रहे हो, M22 देखो यहाँ M22 यहाँ है तो इसके आमने सामने क्या बच गया 5। तो 2/2 का माइनर कुछ है रहा। अगर देखो तो फाइंड माइनर, अगर यहाँ पे फाइंड माइनर ऑफ फर्स्ट रो का माइनर निकालना हो इसमें 3/3 में, तो जरा ध्यान से देखना। यानी हमको पूछा जा रहा है माइनर किसका, फर्स्ट रो मतलब M11 का, M12 का, M13 का। क्लियर, यहां तक क्लियर है? प्यार से एकदम समझते चलना। M11 का क्या होगा, अभी हमने क्या बताया, उसके आमने सामने जितना आएगा आमने सामने उसको हटा लेना, तो क्या बचा 1 बचा, 6 बचा, 5 बचा, 2 बचा। अब ये 2/2 का कैसे निकालते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई 30, तो ये हो गया -28। ठीक है, M12 के 5 के आमने सामने ए लाइन तो क्या बचा 2052, तो ये रहा 4 माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई 0 तो आ गया 4। M13 ए रहा तो ये हो गया 2016, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 12 माइनस 0 आ गया 12। देखो कितने आराम से माइनर निकल गया 2/2 का और 3/3 का। अब बात आता है कि कोफैक्टर कैसे निकालेंगे। ठीक है, माइनर आप निकालना सीख गए, तो देखो कोफैक्टर निकालने के लिए ध्यान से समझना। कोफैक्टर निकालने के लिए कुछ करते नहीं है, बस इस फार्मूला को निकाल लेना। इसको डिनोट करेंगे CIJ से, या आप AIJ भी लिख सकते हो, दोनों में से कोई भी। मान लो CIJ कोफैक्टर निकालना है तो करना कुछ नहीं है, -1 के पावर I प्लस J इंटू MIJ। बात को ध्यान से समझ लेना, एक ही लाइन में कोफैक्टर खत्म। कोफैक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं, -1 के पावर I प्लस J इंटू MIJ।
ठीक है। जैसे सपोज करो C11 का कोफैक्टर निकालना है, यानी पहले एलिमेंट का, तो -1 के पावर 1 + 1 कर देना और M11 कर देना। यानी तुम एक चीज देख रहे हो कि कोफैक्टर निकालने के लिए हमको माइनर भी चाहिए, कोफैक्टर निकालने के लिए हमको माइनर भी चाहिए। तो जरा यहां से ध्यान दो। चलो अब यहां पे ले रहे हैं एग्जाम्पल, ठीक है। पहले 2 ऑर्डर का लिख के बता दे रहे हैं, उसके बाद 3 ऑर्डर का चलते हैं। 5 1 2 7 फाइंड माइनर एंड कोफैक्टर। खाली लिखते हैं माइनर एंड कोफैक्टर, यानी सारे एलिमेंट का माइनर बताना है, कोफैक्टर बताना है, ठीक है। तो देखो यहां पे लिखेंगे माइनर M11 माइनर M11, ये हटा, क्या बचा 7, 2 ऑर्डर का तो इजी है। M12 क्या बचा, M12 देखो यहाँ है, ये हट गया, क्या बचा 1। M21 1 है, ये हट गया, क्या बचा 2। M22 7, तो क्या बचा 5, ठीक है। अब कोफैक्टर निकालना हो तो C11, चलो इसका कोफैक्टर तो करना क्या है, -1 के पावर 1 + 1, यानी -1 के पावर 1 + 1 करेंगे बेटा तो क्या आ जाएगा +1 ना, +1 1 से मल्टीप्लाई कहीं भी करेंगे तो कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो C11 का मतलब ये साइन हो गया प्लस, अब माइनर क्या हो 7। C12 का साइन क्या हो जाएगा -1 के पावर 1 + 3, -1 के पावर 1 + 3, तो -1 इंटू जिसका निकाल रहे हो M12 यानी 1, तो आ गया -1। बट करना कुछ नहीं है, आपको बस साइन बदल देना है, माइनर वाले का प्लस माइनस जहाँ पे लगेगा वहाँ पे ये हो जाएगा आपके पास, ये रहा आपका कोफैक्टर और ऊपर वाला रहा माइनर। वैल्यू सेम रहता है माइनर और कोफैक्टर का, नंबर सेम रहता है, बस साइन बदल जाता है, ठीक है। साइन बदल गया, देखो 7 है +7, 1 है -1 है, 2 है -2 लग गया, 5 है +5 हो गया। तो ऐसे कोफैक्टर हम लोग निकालते हैं। अब आते हैं 3/3 का, एक सिखा देते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखो फाइंड माइनर, आप चलो मेरे साथ बनाओ, माइनर एंड कोफैक्टर डिटर्मिनेंट है 1 3 5 0 1 2 7 1 3 4, ठीक है। अब देखो M11 क्या आ गया बेटा, M11 आ जाएगा 2 7 3 4, मल्टीप्लाई करेंगे 8 - 21, आप मेरे साथ बनाओ -13, ठीक है। M12 यानी इसको ये हटा दो तो क्या बचा 3 5 3 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 12 - 15 -3, ठीक है। M13 इसको हटाओ 3 5 2 7, तो ये आ गया 21 - 10, तो क्या आ गया 11, ठीक है। पहले रो का माइनर निकल गया, सेकेंड रो का M21, ठीक है। M21 तो 0 7 1 4, तो ये आ गया 0 - 7 -7, ठीक है। M22 ठीक है, M22 इसको बोलेंगे, ये रहा 1 5 1 5 1 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4 - 5 -1, ठीक है। M23 होगा, M23 यानी ए लाइन हटा तो 1 5 0 7, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 7 - 0 आ गया 7, ठीक है। अब आते हैं लास्ट वाले पे M31, यानी 5 का बात हो रहा है तो ए लाइन हटा 0 2 1 3,
क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 0 - 2 -2 M32 यानी 7 1 3 1 3, तो ये आ गया 3 - 3 0। M33 तो ये आ गया आपका 1302 2 - 0 2, ये हो गया आपका माइनर, ये हो गया आपका माइनर। अब कोफैक्टर क्या होगा, देखो जैसे A11 से C11 भी लिख सकते हो। A11 सिंबल क्या हो जाएगा प्लस, M11 का वैल्यू देख लो -13, तो -13 करोगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा -13। A12 माइनस साइन लग जाएगा -1 के पावर 1 + 2। अब M12 का वैल्यू देख लो -3, तो क्या हो गया +3। A13 क्या हो जाएगा प्लस, A13 11। A21 साइन क्या लग जाएगा माइनस, तो माइनस M12 का वैल्यू है -7, तो +7 हो गया। A22 क्या हो गया प्लस, M22 का वैल्यू है -1, तो प्लस माइनस -1। ठीक है, तो देख लो माइनर अगर आ गया है तो कोफैक्टर में बस साइन आपको चेंज करते जाना है। M23 क्या हो जाएगा बेटा माइनस, तो M23 का वैल्यू देख लो 7, तो ये आ गया आपका -7। A31 क्या हो जाएगा प्लस, A31 -2 है -2 हो गया। A32 क्या हो गया माइनस, M32 0 यानी ये हो गया 0। A33 क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है 2 है। तो देख लो ऐसे ही हम लोग माइनर और कोफैक्टर निकालते हैं, जो कि आपको हमने बहुत अच्छे से बताया। ठीक है, बहुत अच्छे से आपको हमने बताया। चलिए अब आते हैं हम लोग स्लाइड पे कि एक्सपेंडिंग मेथड से तो हम लोग वैल्यू निकालना सीख लिए, अब हम लोग माइनर और कोफैक्टर से वैल्यू कैसे लिखेंगे। ठीक है, वही चीजें आपको पीपीटी में आगे लिखा था। अब देखो माइनर आपको हमने बताया, माइनर लिखा गया है, माइनर कैसे निकालते हैं, ये पूरा इंग्लिश है, ये पूरा हिंदी है। कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, जो माइनर होता है वो ये फॉर्मूला अब लिख लो ना, इसको स्लाइड में रहेगा, पूरे अच्छे से PDF को डाउनलोड करके अपने फ़ोन में सेव कर लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वही देखो आगे है जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना था, कि वैल्यू निकालेंगे कैसे, तो वही माइनर एंड कोफैक्टर से हम लोग डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, वही आगे बताया गया है। देखो कैसे, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज द सम ऑफ प्रोडक्ट, क्या होता है सम ऑफ प्रोडक्ट एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम विथ देयर कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर। कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर यानी डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालने के लिए तुम कुछ ऐसे लिख सकते हो। देखो ये लाइन को देखो ध्यान से, या तो डायरेक्ट तोड़ दो या ऐसे लिख लो, आपका आंसर आ जाएगा। डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालने के लिए A11, देखो इसी लाइन को हम ऐसे लिखते हैं, इसी लाइन को हम ऐसे लिखते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, आप एक्सपेंड करके ही निकालना अगर आपको वो वाला आसान लग रहा है तो। A11 इंटू कैपिटल A11 यानी नंबर और उसका कोफैक्टर, फिर एलिमेंट और फिर इसका कोफैक्टर। ठीक है, फिर एलिमेंट फिर इसका कोफैक्टर। ठीक है, यही चीज़ें हमको बताने के लिए, मान लो R1 से एक्सपेंड किए हो तो हम लोग तो एक्सपेंड करके हम आपको बता दिए कि कैसे निकालेंगे। मान लो यहाँ पे दे दे, देखो एग्जाम्पल A = 1521025732। अगर इसका वैल्यू निकालना है तो क्या लिखोगे, एक्सपेंडिंग एलोंग 3 रो है 3 कॉलम है, किसी से भी, मान लो R1 से हमने लिख दिया, R1 का पहला एलिमेंट लोगे 5 इंटू, अभी हमने बताया कि इसको लेंगे तो फिर ऐसे करके लिखेंगे, या तुम क्या करो 5 का कोफैक्टर लिख दो, बात एक ही है, कोई चेंजिंग आपका नहीं है। तो वही बताया जा रहा है कि तुम कोफैक्टर और से भी निकाल सकते हो, ये हमने आपको बता दिया, प्लस माइनस एलिमेंट का जो सिंबल होता है।
चलिए वही चीजें यहाँ हिंदी में भी लिखी गई है। अब आगे हम लोग बढ़ के आते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स पे। ठीक है, सिंगुलर मैट्रिक्स हम लोग बोलेंगे किसको, तो कह रहा है कि सिंगुलर मैट्रिक्स आप उसको बोलोगे जब अगर आप डिटर्मिनेंट करते हो और उसका मान आ जा रहा है, वैल्यू आ जा रहा है शून्य, लड्डू, जीरो, तो उसको हम लोग बोलेंगे सिंगुलर। अगर जीरो नहीं आ रहा है तो उसको बोलेंगे हम लोग नॉन सिंगुलर। तो सिंपली अगर आपसे पूछा जाए सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तो आप चेक कर सकते हो। ठीक है, डिटर्मिनेंट करने पे जीरो तो सिंगुलर, डिटर्मिनेंट करने पे जीरो नहीं तो नॉन सिंगुलर, उसी के नीचे उसका हिंदी है। अब देखो इतना चीज सीखने के बाद अब आता है प्रॉपर्टी, थ्योरम, डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी बहुत ही जरूरी है। अब ये प्रॉपर्टी पढ़ा किस लिए जाता है कि जो भी आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, जो भी आपको क्वेश्चन आपके सामने आएगा उसको फास्ट कैलकुलेशन करने के लिए आप इस थ्योरम जितने भी है सबका यूज कर सकते हो। चलो देखो पहला थ्योरम, एक एक थ्योरम को अच्छे से प्यार से लाहे लाहे समझते चलते हैं। देखो कह रहा है द वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड, डिटर्मिनेंट का वैल्यू अनचेंज्ड होगा। ठीक है, अनचेंज्ड, डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज, यदि किसी निर्धारक की पंक्तियों और स्तंभ को परस्पर बदल दिया जाए, यानी कि इसको रो को कलम कर दिया जाए और कलम को रो कर दिया जाए तो उसका मान अपरिवर्तित रहता है, मान नहीं बदलता है। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ a इक्वल 5725, इसका डिटर्मिनेंट करो क्या आएगा 25 माइनस 14, ठीक है 11 हो गया, 11 है ना इसका डिटर्मिनेंट। हमने बदल दिया, रो को कलम, कलम को रो करना है, हमने बदल दिया R1 को बदल दिया C1 से, यानी R1 C1 बन गया, C1 R1 बन गया। तो भैया जरा बताओ तो R1 कहाँ, R1 यहाँ है तो इसको C1 बना दिए। देखो R1 बन गया C1, R1 बन गया है C1, 52 R1 था तो 52 इसमें C1 हो गया। C1 क्या है था इसमें 57, तो यहाँ बन गया R1। ठीक है, तो अब इसका वैल्यू निकालोगे 25 माइनस 14, देख लो। तो कह रहा है कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू उस समय नहीं बदलता है जब उसके रो और कलम को आपस में बदल दिया जाए, यानी R1 को C1 से बदल सकते हो, R2 को C2 से बदल सकते हो। ठीक है, चले नेक्स्ट स्लाइड चलने से पहले हम थोड़ा पीते हैं पानी, तब तक आप दूसरा थ्योरम देखो समझो। चलिए थ्योरम नंबर 2 कह रहा है इफ टू रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज देन द डिटर्मिनेंट रिमेन्स इज एब्सोल्युटली वैल्यू बट साइन इज चेंज। कह रहा है जब उसका दो पंक्तियों या दो कलम को आपस में बदल दिया जाए। देखो इसके पहले वाला थ्योरम क्या था कि रो से कलम कर सकते हो, कलम से रो, तो उसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन कह रहा है जब दो रो को आपस में बदल दिया जाए या दो कलम को आपस में बदल दिया जाए तो उसके वैल्यू में को चेंजिंग, उसके मान में जो नंबर होगा उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, एब्सोल्यूट जो वैल्यू आएगा उसमें चेंजिंग नहीं रहेगा, वही रहेगा, बट उसका क्या बदल जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ 5217, ठीक है। चलो डिटर्मिनेंट करो 35 माइनस 2, तो क्या आ गया बेटा 33 आ गया। इसी को हम बदल रहे हैं, R1 को बदल रहे हैं R2 से। कोई भी दो रो या दो कलम आपस में बदल जाए, उसमें रो से कलम था, कलम से रो, इसमें रो से रो में बदल सकते हो, कलम से कलम में। तो जरा बदलते हैं, R1 को R2 बनाते हैं, तो देखो तो 2751 बदल गया ना। अब मान निकालो
2 माइनस 35 क्या आ गया -33। तो जो एब्सोल्यूट वैल्यू था वो नहीं बदला, साइन बदल गया, यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस हो गया। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 3, इफ एनी टू रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल। कह रहा है जब डिटर्मिनेंट के कोई भी दो रो दो कॉलम आपस में समान हो, डिटर्मिनेंट के कोई भी दो रो दो कॉलम आपस में समान हो, जैसे देखो यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 5 7 6 कह रहा है जब दो रो दो कॉलम आपस में समान हो तो उसका वैल्यू जो होगा वो होगा 0। आइडेंटिकल हो तो डायरेक्ट तुम लिख देना 0। ठीक है, जैसे देखो हम इसका मान निकाल के दिखा रहे हैं। ठीक है, यहाँ क्या है R1 एंड R2 आर आइडेंटिकल, एक जैसा है, आइडेंटिकल एक जैसा है, तो इसका जो भी डेल्टा होगा वो क्या आएगा 0 आएगा। देखो कैसे हम लोग मेथड पे चलते हैं जो हमने आपको सिखाया था। चलो एक्सपेंडिंग along R1 से हमने इसको तोड़ना स्टार्ट किया। तो सबसे पहले 1 को लेंगे तो क्या बचेगा 2 7 3 6, उसके बाद लेंगे -2। ठीक है, -2 लेंगे लेकिन इसका साइड माइनस होगा तो इसके आमने सामने वाला हटा, उसके बाद आएगा +3 तो 1 5 2 7। ठीक है, तो ये हो गया 12 - 21 -2, यहाँ हो गया 6 - 15 +3 7 - 10, तो ये हो गया आपका -9 माइनस ये हो जाएगा -9, तो माइनस है पहले +9 और 2 में मल्टीप्लाई होगा 18 +3 और यहाँ आ जाएगा -3, तो ये हो गया -9 + 18 -9, तो ये क्या हो जाएगा 0। तो जब भी तुम देखना कोई डिटर्मिनेंट क्वेश्चन बना रहे हो जिसमें दो रो दो कॉलम आपस में सेम हो, आइडेंटिकल हो, तो उसका मान डायरेक्ट लिख देना 0, बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये सब क्वेश्चन में आपको यूज आएगा। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 4 कह रहे यदि किसी निर्धारक के किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ के प्रत्येक अवयव एलिमेंट कह रहे डिटर्मिनेंट के गुना किया जाए तो नए डिटर्मिनेंट का जो मान होगा के गुना हो जाएगा। ध्यान से समझना, कह रहा है कि इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और ए कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाई बाई ए कांस्टेंट नंबर k, देन द वैल्यू ऑफ न्यू डिटर्मिनेंट k टाइम्स द वैल्यू ऑफ द ओरिजिनल डिटर्मिनेंट। ठीक है, जैसे नहीं समझे देखो यहाँ पे एक हमने लिया 5 2 7 1। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट करो बाबू, डिटर्मिनेंट करो 5 - 14 5 - 14। ठीक है, -9। अब हमने क्या किया, कह रहा है कि किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ के से गुना कर दो। चलो R1 में हमने मल्टीप्लाई किया 2 से, तो डिटर्मिनेंट बना 10 2 14 1। अब इसका वैल्यू निकालते हैं 10 - 28 10 - 28 -18। अब देखो ये कुछ दिखा। अगर हमने R1 में 2 से मल्टीप्लाई किया प्रत्येक एलिमेंट में तो जो उसका मान आया वो ओरिजिनल डिटर्मिनेंट के जो पहले डिटर्मिनेंट था उसके क्या हो गया उतना टाइम्स हो गया। इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 18 आ ही जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका प्रॉपर्टी नंबर 4। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 5 नंबर। इफ एनी टू रो और टू कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर प्रोपोर्शनल देन इट्स वैल्यू विल बी 0। कह रहा है कि जब डिटर्मिनेंट कोई भी दो रो दो कॉलम आपका प्रोपोर्शनल हो तो उसका वैल्यू क्या लिखेंगे हम लोग 0 लिखेंगे। चलिए क्वेश्चन में इसको देखा जाएगा। 6 नंबर, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और ए कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज एक्सप्रेस एज द सम ऑफ टू रो और मोर टर्म्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट।
देखो इसमें क्या बोला जा रहा है, मान लो किसी डिटर्मिनेंट के रो जैसे A1 प्लस अल्फा, ठीक है, B1 प्लस बीटा प्लस C1 प्लस गामा, यहाँ हो गया ABCDEF, कितने ऑर्डर का लिखा गया है, 3/3 का एक डिटर्मिनेंट लिखा गया है, ठीक है, 3/3 का एक डिटर्मिनेंट लिखा गया है। अब देखो इसी को आप दो टर्म में इसको कह रहा है कि इफ ईच एलिमेंट और रो और कॉलम ऑफ ए एक्सप्रेस एज द सम ऑफ 2 और मोर टर्म्स, 2 या 2 से अधिक टर्म के रूप में जोड़ के रूप में लिखा हो तो आप वैसे ही डिटर्मिनेंट को लिख सकते हो। कैसे, देखो A1 AD, B1 BE, C1 CF, अब लिखना प्लस 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 है, तो अब दूसरे वाले डिटर्मिनेंट में दूसरा टर्म लिख देना अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, और यहाँ हो गया ADBECF हो गया। तो सम रहेगा तो उसको दो पार्ट में तुमने ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, बस इतना ही बोल रहा था, बाकी इस सारे को क्वेश्चन में देखा जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ये आप जान लो। If to any row or column of a determinant a multiply by the another row or column is added, the value of determinant remains the same। देखो ध्यान से क्या बोला जा रहा है, कह रहा है यदि किसी डिटर्मिनेंट के किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ में दूसरी पंक्ति या स्तंभ का कोई गुणन जोड़ दिया जाए तो निर्धारक का मान अपरिवर्तित रहेगा। जैसे देखो यहाँ पे 5 6 2 1 कह रहे हैं निर्धारक के किसी एक पंक्ति या स्तंभ में किसी दूसरी पंक्ति या स्तंभ का कोई गुणज जोड़ दिया जाए, तो इसका गुणज जोड़ोगे, इसमें जोड़ दिया जाए, ठीक है। तो मान लो इसका गुणज 4 है, 4 जोड़ दो, 2 का गुणज क्या 4 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 9 2, अब इसका गुणज क्या हो जाएगा 2 8, और ये आ गया 1। तो कह रहा है कि उसके मान में कोई सी भी तरह की कोई चेंजिंग नहीं होगा, ठीक है। 9 - 18 - 7, ठीक है, यहाँ आ गया -7, यहाँ आ गया 9, यहाँ नहीं गलत है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हो जाएगा 9 - 16 - 7। तो कह रहा है अगर किसी रो के गुणज को किसी दूसरे रो में जोड़ दिया जाए, गुणज मतलब उसका मल्टीपल, जैसे 2 का मल्टीपल हमने माना 4, हमने इसमें 4 जोड़ा, 2 का मल्टीपल 4, तो 4 इसमें जोड़ा 9, फिर इसमें 2 जोड़ दिया तो 6 से 8 हो गया, तो उसमें किसी भी तरह की कोई चेंजिंग नहीं होगा। सारे को क्वेश्चन में देखा जाएगा, फिलहाल जो प्रॉपर्टी है उसको समझो और आगे बढ़ो। आगे बोला जा रहा है द सम ऑफ प्रोडक्ट of elements of any row or column of a determinant with cofactor with the corresponding element, कह रहा है देखो ध्यान से, यदि किसी डिटर्मिनेंट के किसी एक पंक्ति या एक कलम के अयोग किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ के उसके संगत कोफैक्टर के गुणनों का योग 0 होता है। तो कह रहा है कि जब तुम कोफैक्टर किसी भी रो या कलम के अयो हो, एलिमेंट हो, तो किसी अन्य पंक्ति के उनके संगत सहगुणनखंड आपस में क्या होंगे, क्या होगा 0 होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तक हम लोगों ने जितना भी प्रॉपर्टी थ्योरम पढ़ा, ठीक है, अभी भी जितना भी हम लोगों ने प्रॉपर्टी थ्योरम पढ़ा, अब देखो ये लिखने के लिए बताया गया है कि जब डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना होगा, ये सब थ्योरम यूज करना होगा, तो हम लोग लिखेंगे कैसे, वही ये सारी बातें लिखी गई है। जैसे मान लो कि R1 को R2 में बदलना है, R1 को R2 में बदलना है, तो कुछ ऐसे लिखोगे, R1 चेंज हो रहा है R2 में, देखो यहाँ पे, ठीक है। मान लो एडिंग द टर्म्स ऑफ द जेट टर्म द करस्पॉन्डिंग, अब देखो इस तीनों सिंबल को हम तुमको एक सादा पेज पे समझा देते हैं, उसके बाद आगे
चलते हैं। चलो देखो, ये जितने भी टेबल है, नोटेशन है, ये सारे चीज़ें देख रहे हो, हम एक ही जगह पे तुमको क्लियर कर देते हैं, उसके बाद लेके चलते हैं। देखो 5 7 6 2 1 0 3 5 8 3 5 8। चलिए देखिए, अगर मान लो हमको R1 को R2 में बदलना है तो इस तरह लिखेंगे नोटेशन, R1 चेंज हो रहा है R2 में। ठीक है, अगर मान लो बदलने का मन करे कि R1 को R2 के जगह पे लिखना है तो कुछ हम लोग R1 बदल रहा है R2 में, तो ऐसे हम लोग दिखाएंगे। अब मान लो इसमें हम R1 के जगह पे देखो, जो इधर रहेगा लेफ्ट साइड में वो चेंज हो रहा है, R1 बदल गया किस में, R2 में, तो ऐसे अब लिख देंगे 7 1 5 5 2 3 6 0 8। ठीक है, उसका मीनिंग ये हो गया। मान लो R1 के जगह पे R3 जोड़ना है और इसमें 5 से मल्टीप्लाई करके जोड़ना है, तो लिखना R1 के जगह पे R3 जोड़ना है और 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो कुछ ऐसा नोटेशन हो गया। ठीक है, तो ये सारे चीजें क्वेश्चन में आपको यूज आएगी। जैसे आप टेबल में देख रहे हो, R2 बदल रहा है R3 में, R3 बदल रहा है R2 में, C1 बदल रहा है C3 में, C3, इसका ये सब नोटेशन है, मतलब आप लिख के दिखा सकते हो। जैसे मान लो कि हमको R2 में 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो R2 में क्या करना है, -3 से मल्टीप्लाई, तो ऐसे लिखना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका नोटेशन। अब लेके चलते हैं आपको, देखो यहाँ पे यूज देखो, जितना चीजें अभी पढ़े हो, क्वेश्चन पढ़े हो, प्रॉपर्टी पढ़े हो, नोटेशन पढ़ लिए। अब देखो, अभी क्वेश्चन को तुम बाबू ध्यान से पढ़ लो। कह रहे विदाउट एक्सपेंडिंग, यानी जो आप वो सीखे हो किसी भी रो या कलम से एक्सपेंड कर देना, वैसे नहीं करना है और इसका मान भी बताना है। तो देखो इसमें प्रॉपर्टी हम लोग क्या लगाने वाले हैं। ठीक है, हमने इसका वैल्यू बताने के लिए हम इसमें क्या कर रहे हैं, देखो C3 में 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, C3 में 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ऐसे आपको लिखना होगा। उसके बाद वैसा करके अगले स्टेप में लिखना होगा 175 किससे मल्टीप्लाई, 8 से, 40 8 से, 72 8 से, 24। इसके बाद हमने क्या किया, C3 के जगह पे C3 प्लस C2 करेंगे, C3 के जगह पे C3 प्लस C2 करेंगे। तो देखो, तो 41 79 29 175 जोड़ो, 41 जोड़ो, 72 7 79, ये हो गया 29। अब देखो क्या C3 एंड C1 आर आइडेंटिकल, तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। हम पढ़े हैं जब डिटर्मिनेंट के किसी भी दो रो कॉलम आपस में समान दिखे, एक समान, तो उसका मान लिखेंगे हम लोग 0। ठीक है, 0। अब इसी को तुम ऐसे तोड़ता, 41 बाहर -1 +5, तब भी इसका मान आएगा 0। थोड़ा वो लंबा जाएगा। क्वेश्चन बोल रहा था विदाउट एक्सपेंडिंग करना, इसलिए हमको ऐसे नहीं करना था, ऐसे करना था। अब आपको समझ में आ गया होगा प्रॉपर्टी थ्योरम का कहाँ यूज है और ये नोटेशन का कहाँ यूज है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सिद्ध कीजिए कि इसका मान 0 हो। क्वेश्चन बोला जा रहा है सिद्ध कीजिए इसका मान 0 हो, सो डैट। अब देखो, कभी भी डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन आए और आपको बोले प्रूव डैट, आप इसको जनरल ऐसे भी बना सकते हो,
ए प्लस बी, ऐसे ऐसे करके। तो बहुत टफ चला जाएगा, लॉन्ग चला जाएगा और आपको कैलकुलेशन में भी परेशानी होगा। तो हम लोग यूज करेंगे डिटर्मिनेंट में प्रॉपर्टी यूज करने के लिए देखो बेटा, डिटर्मिनेंट का 90% क्वेश्चन उस समय सॉल्व हो जाता है ऑटोमेटिक जब वो किसी रो या कॉलम में, किसी भी रो या कॉलम में 1 1 तुमको दिखने लगे। क्योंकि डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो हम लोग का एक ही काम रहेगा। पहला काम क्या रहेगा कि डिटर्मिनेंट के रो या कॉलम को 1 1 बनाना। जब वो बन गया तो वहां से मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो हम लोग 2 बना सकते हैं। कितना बना सकते हैं? मतलब 2 जगह हम लोग जीरो बना सकते हैं। ठीक है, कैसे बना सकते हैं? देखो, R1 के जगह पे हम लोग लिख देंगे R1 माइनस R2, R2 के जगह पे लिख दिया हमने R2 माइनस R3। ठीक है, तो देखो तो यहाँ 1 माइनस 1 0, a माइनस बी, इसको घटाएंगे इससे a प्लस बी माइनस बी माइनस सी। यहाँ हो गया 1 माइनस 1 0, b माइनस सी, b प्लस सी माइनस a, ये हो गया 1 c प्लस a, इससे एक कट गया। तो क्या आ गया? 0 0 1, a माइनस बी माइनस सी, a माइनस सी, b माइनस a, c प्लस a। ठीक है, अब देखो 1 से इसको अगर हम लोग तोड़ेंगे, 1 से हम लोग तोड़ेंगे तो क्या बचेगा? a माइनस बी माइनस सी, a माइनस सी, b माइनस a। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, आंसर फेंक देगा 0। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन। चलिए, तो आपको करना क्या होगा? देखो बेटा, कभी भी बाकी हम लोग बातें जब क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे वहाँ पे किया जाएगा, पूरे अच्छे से घबराना नहीं है कि सर सेशन बहुत फास्ट हो रहा है, ये हो रहा है। तो हम बस आपको पैटर्न बता रहे हैं। कभी भी डिटर्मिनेंट का प्रूफ डेट का क्वेश्चन है, आप कोशिश करना 1 1 लाना। जब 1 1 आ जाए तो वहाँ से 2 0 ऐसे निकाल के लास्ट वाले से तोड़ देना, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये 1 1 आएगा कैसे? तो 1 1 आएगा कैसे? जब हम क्वेश्चन बताएंगे तब वहाँ पे हम आपको बता देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिटर्मिनेंट का अगला टॉपिक, एरिया ऑफ ट्रायंगल। चलिए अगला टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट के एप्लीकेशन में सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। जैसे मान लो ये जो ट्रायंगल है तुम्हारा, इसका एरिया क्या होगा? डिटर्मिनेंट से कैसे निकालेंगे? तो बेटा इसका तीनों वर्टिसेस दिया हुआ है, x2 y2 और c x3 y3। ठीक है, अब देखो x3 y3, अब ये फॉर्मूला जो होता है ऑलरेडी आप क्लास 9th में पढ़े होंगे, वर्टिसेस दिया रहता है। तो 1/2 x1 y2 माइनस y3, x2 y3 माइनस y1, x3 y1 माइनस y2। इसी को डिटर्मिनेंट के रूप में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, डिटर्मिनेंट के रूप में ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हो गया 1/2। अगर मान लो तोड़ते हैं, चलो हम C1 से, तो C1 में तोड़ेंगे तो x1 पहले आएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा? y2 माइनस y3 माइनस x2। इसका साइन क्या होता है बेटा? a21। तो क्या हो जाएगा? माइनस, और जब इसको तोड़ेंगे तो आएगा y1 माइनस y3। तो इसी में माइनस कॉमन करके यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा y3 माइनस y1। ठीक है, हम जस्ट बता रहे हैं कि जब इस डिटर्मिनेंट को भी तोड़ेंगे तो यही वाला सीक्वेंस तुमको मिलेगा। तो अगर आपको डिटर्मिनेंट से ये दे दे और पूछे एरिया क्या होगा, तो आप आंख बंद करके ये वाला फार्मूला लगाना और आंसर निकल जाएगा। अब 1 1 है तो आपको पता ही है कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, जब मान लो एरिया पॉइंट तीनों वर्टिसेस आपका क्या हो जाए? कोलिनियर हो जाए, तो इस केस में एरिया नहीं बनेगा, तो क्या हो जाएगा? एरिया 0। तो ये फार्मूला में जब हम लोग इक्वल करेंगे 0, मान लो यहाँ पे इक्वल कर देंगे 0, तो ये 1/2 भी जाके उधर आपका 0 बना लिया। यानी जब कोलिनियर बोलेगा तब आपको फार्मूला लगाना है ए, और एरिया निकालने के लिए बोलेगा तो यहाँ पे 1/2 लिख के निकाल देना है। अब आते हैं क्वेश्चन पे कि कैसे निकालेंगे आखिर इसका एरिया। देखो, एक हम बनाते हैं, एक आपका HW।
पहला क्वेश्चन, पहला क्या होता है फॉर्मूला, देखो तो बेटा 1/2 x1 का मान 5, x2 -2, x3 2, y1 y2 y3, यही ना होता है। बस इसको सॉल्व कर लो, आंसर निकल गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, r1 - r2 और r2 के जगह पे r2 - r3, ठीक है। तो ये हो गया, देखो तो 1/2, 5 - 2 2, ओहो माय गॉड, यहाँ तो सब्ट्रैक्ट करके लिखना है ना। देखो 1/2, 5 -2 7, 4 - 4 0, 1 - 1 0, -2 -2 -4, 4 -6 10, 1 - 1 0, 2 - 6 1, 2 0 फाइंड हो जाता है तो कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाता है, इसीलिए फाइंड करना है। देखो यहाँ 1 से बाहर निकालो, C3 से तोड़ रहे हैं तो C3 से बाकी 2 लेना तो ज़रूरी नहीं है कि ऑलरेडी 0 है, तो ये 1 हो गया। अब इसको हम लोग तोड़ेंगे तो ये आमने सामने वाला हट गया, तो 7 - 4 0 10, तो ये हो गया 1/2, ये हो गया 70 - 0, तो ये हो गया 1/2 × 70, काट देना 35, एरिया है, वर्टिसेस है, तो इसका यूनिट हो जाएगा 35 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल के बाद एडजॉइंट और इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। देखो बेटा ये जो लिखा है पहले सादा पेज पे लेके चलते हैं, उसके बाद सिखाते हैं, उसके बाद तुम आना यहाँ पे। सबसे पहले सीखेंगे 2 ऑर्डर पे, 5 7 2 1, फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए, इसी को शॉर्ट में लिखेंगे ADJ, एडजॉइंट ए, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए। अब देखो एडजॉइंट निकालने के लिए तुमको निकालना पड़ता है माइनर के बाद निकालना पड़ता है कोफैक्टर के बाद उसको करना पड़ेगा ट्रांसपोज, और जो आएगा वही होगा आपका एडजॉइंट ऑफ ए। देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या निकालना है, कोफैक्टर का ट्रांसपोज कर देना है, वही आपको क्या बताएगा एडजॉइंट। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल देखो इसका माइनर निकालेंगे, अब माइनर निकालोगे तो M11 क्या हो गया 1, M12 क्या हो गया 7, M21 क्या हो गया 2, M22 क्या हो जाएगा 5, कोफैक्टर क्या हो जाएगा C11, क्या हो गया C11, देखो तो +1, C12 -7, C21 -2, C22 +5। अब आप इसको लिख देना, कोफैक्टर जो आया लिख देना 1 -7 -2 और ये हो गया 5। अब लिखना एडजॉइंट ऑफ ए, यानी कोफैक्टर का ट्रांसपोज, 1 -7 -2 5, 1 -2 -7 5। तो कोफैक्टर एडजॉइंट निकालने के लिए आपको माइनर निकालना है, माइनर के बाद कोफैक्टर के बाद ट्रांसपोज कर देना है, तब जाके आपका एडजॉइंट निकलेगा। अब यहाँ देखो जरी, पी लो जरी, ठीक है, ट्रिक ओनली फॉर 2 ऑर्डर, ओनली फॉर 2 ऑर्डर, ओनली फॉर 2 ऑर्डर, ओनली फॉर 2 ऑर्डर। ट्रिक ए है 2 ऑर्डर का निकालने का, ट्रिक ए है 2 ऑर्डर का निकालने का, 5 7 1 0 1 4। ट्रिक ए है कि जो डायगोनल एलिमेंट होगा, डायगोनल एलिमेंट किसको बोलते हैं, इस वाले को A11 A22 A33, इसको हम लोग डायगोनल एलिमेंट बोलते हैं। ओनली ये ट्रिक 2 ऑर्डर के लिए है। एडजॉइंट लिखने के लिए 2/2 ऑर्डर को डायगोनल को आपस में बदल दीजिएगा, डायगोनल को आपस में बदल दीजिएगा।
आज जो नॉन डायगोनल होगा उसको बदलिएगा मत, उसका साइन बदल दीजिएगा, प्लस रहेगा तो माइनस लिख दीजिएगा, माइनस रहता तो प्लस लिख देते हम। हो गया, एडजॉइंट निकल गया, एमसीक्यू में रहेगा, करेक्ट मार देना, आंसर हो गया। ठीक है, देखो तो अगर इसका वन शॉट में निकाले हम लोग एक ही बार में, डायगोनल इंटरचेंज हुआ है कि नहीं, नॉन डायगोनल का साइन बदला है कि नहीं, तो इतना करने से अच्छा है अगर 2/2 का है तो आप डायरेक्ट ये वाला टेक्निक याद रखना, डायगोनल को इंटरचेंज कर देना, नॉन डायगोनल को साइन चेंज कर देना। बाकी ये ट्रिक 3/3 में पॉसिबल नहीं है, इसलिए उसमें लगाना मत, ठीक है ना, उसमें लगाना मत, गलत हो जाएगा। 3/3 के लिए आपको वही प्रोसेस करना पड़ेगा, माइनर निकालो, कोफैक्टर निकालो, फिर ट्रांसपोज करो। ठीक है बाबू, चलिए आगे बढ़ते हैं। वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, जो भी डिटर्मिनेंट दिया रहेगा उसका एडजॉइंट निकालने के लिए कोफैक्टर का ट्रांसपोज करके लिखते हैं, तब जाके वो एडजॉइंट होता है। जैसे यहाँ पे 2 देख रहे हो, इसका तो हमने एडजॉइंट आप बताइए दोगे, 3 2 -5 -1 हो गया, निकालना है तो माइनर निकालो, कोफैक्टर निकालो। ठीक है, अब देखो इसका 3/3 का हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है, 3/3 का देखो, माइनर निकाल सकते हो, M11 6 -5 आ गया 1, M12 0 -4 +4 तो आ जाएगा 4, M13 0 को 5 से 0 माइनस +8 तो आ गया 8, M21 -6 -20 आ जाएगा -26। देखते रहना ध्यान से, मेरे साथ बनाते चलो। M22 3 -16 +16 19, M23 तो ये रहा, 5 को 1 से 5 -8 तो ये आ गया -3। ठीक है, M31 इसका निकालेंगे, ये हटा, -2 -8 -10, M32 देखो ये हटा, ये हटा, 1 को 1 से 1 -0 1, M33 तो ये हटा, ये हटा, 2 को 1 से 2 -0 2। अब देखो माइनर हो गया, माइनर के बाद कोफैक्टर भी लिख सकते हो, आसानी से कोफैक्टर लिख दोगे, A11 +1, A12 -4, A13 +8, A21 माइनस ऑलरेडी -26 है तो +26 हो जाएगा, A22 का सिंबल जाएगा प्लस, A22 क्या है 19, A23 क्या हो जाएगा -3 तो ये हो गया 3, A31 ठीक है प्लस A31 क्या हो जाएगा -10 A32 -1 ठीक है, A33 क्या हो जाएगा +2। अब जो आपका कोफैक्टर निकला हुआ है उसी को हम लोग ट्रांसपोज कर देंगे, तो पहले लिखेंगे कोफैक्टर को, देखो तो 1 -4 8 26 19 3 -10 -1 2। ठीक है, अब इसका ट्रांसपोज करेंगे तब जाके ये आया एडजॉइंट। तो 3/3 ऑर्डर के लिए बेटा आपको ऐसा करना पड़ेगा, बाकी 2/2 के लिए मेरा टेक्निक यूज कर लेना, वो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ, एडजॉइंट क्लियर हुआ, एडजॉइंट क्लियर हुआ। ठीक है, अब एडजॉइंट से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टी है, थ्योरम है, उसको देख लो। कह रहा है A इंटू एडजॉइंट A करो या एडजॉइंट A इंटू A करो, डेल्टा इंटू आई करने पे तीनों के मान क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। सब क्वेश्चन में हम लोग डिफाइन करेंगे, क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, बस इतना जान लो कि तीनों का मान बराबर होता है।
सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आपको हमने बताया ही था। सिंगुलर किसको बोलेंगे, जब डेल्टा करने पे जीरो आए, डेल्टा नहीं करने पे जीरो आए तो नॉन सिंगुलर। इनवर्टिबल मैट्रिक्स कह रहा है ए नॉन जीरो स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ए ऑर्डर एन इज सेड टू बी इनवर्टिबल इफ देयर एग्जिस्ट ए स्क्वायर मैट्रिक्स बी ऑफ ऑर्डर एन, ए बी इक्वल बी ए इक्वल आई, ए बी इक्वल बी ए इक्वल आई, इनवर्टिबल मैट्रिक्स। वी से दैट द इनवर्स ऑफ ए इज बी, और इसको लिखेंगे कैसे, ए ऑफ ए इनवर्स इक्वल क्या लिखेंगे, मतलब कहने का मतलब इनवर्स ऑफ ए इज क्या हो गया, बी, उसी को लिखेंगे ए इनवर्स इक्वल बी। ठीक है, ए बी इक्वल बी ए इक्वल आई, इसी को बोलेंगे हम लोग इनवर्टिबल मैट्रिक्स। सारे को हम लोग क्वेश्चन पे देखने वाले हैं। देखो अब आता है थ्योरम नंबर 2। इनवर्टिबल मैट्रिक्स पोजेस ए यूनिक इनवर्स। ठीक है, यूनिक इनवर्स मतलब अलग 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 इनवर्स। देखो अब ये फॉर्मूला हो गया आपके पास थ्योरम नंबर 3, ए इनवर्स इक्वल 1 बाई डेल्टा ए इंटू एडजॉइंट ए। इनवर्स निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा बेटा 1 बाई ए, 1 बाई डेल्टा ए और इंटू एडजॉइंट ए आपका हो जाएगा इनवर्स। इनवर्स तभी निकलेगा जब वो मैट्रिक्स क्या हो, डेल्टा करने पे जीरो ना होए, यानी नॉन सिंगुलर का ही सिर्फ इनवर्स पॉसिबल है। ठीक है, देखो अब व्याहु का व्युत्क्रम इनवर्स निकालिए, ए इनवर्स इक्वल 1 बाई ए आई इंटू क्या था, एडजॉइंट ऑफ ए। तो डेल्टा ए कर लो, क्या आ गया 14 माइनस 12 2 नॉट इक्वल 0। ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ए इनवर्स इक्वल 1 बाई डेल्टा ए इंटू एडजॉइंट क्या होता है ए। तो डेल्टा ए का मान बोलो कितना आया है 2, और एडजॉइंट इसका क्या हो जाएगा 7 2, और नॉन डायगोनल का साइन ही बदल देंगे, ये हो गया, ये हो गया आंसर। इसी को लिख सकते हो आप, सब में 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, 7/2 3/2 4/2 2 2/2 1। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सम रिजल्ट ऑफ इनवर्स मैट्रिक्स। इनवर्स मैट्रिक्स का कुछ रिजल्ट है आपके सामने। ए बी इक्वल अगर ए सी है तो कैंसिलेशन लॉ से हम लोग बी इक्वल क्या बोल सकते हैं सी। ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप ऑलरेडी इसको जानते हो। ठीक है, ए बी इनवर्स इक्वल बेटा होता है जैसे ए बी ट्रांसपोज इक्वल बताए थे बी ट्रांसपोज डॉट ए ट्रांसपोज, ठीक वैसे ही ए बी इनवर्स इक्वल पहले बी को लिखना, उसके बाद ए इनवर्स। क्वेश्चन आएगा एमसीक्यू में, पहला ऑप्शन रहेगा ए इनवर्स डॉट बी इनवर्स, काट देना गलत है। सही क्या होगा, ए बी इनवर्स इक्वल बी इनवर्स डॉट ए इनवर्स। इस सब पे क्वेश्चन है, सब पे क्वेश्चन है। ट्रांसपोज करके इनवर्स करो या इनवर्स करके ट्रांसपोज करो, कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा गया है। A is an invertible symmetric, then prove that A inverse is symmetric। देखो कोई मैट्रिक्स साइमेट्रिक है तो उसका जब कर इन्वर्टिबल साइमेट्रिक तो आपको A इनवर्स भी क्या होने वाला है, साइमेट्रिक ही होने वाला है। ये हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे। A and B are नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, देन प्रूव दैट। देखो ये कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करके एडजॉइंट करो या अलग अलग एडजॉइंट करके मल्टीप्लाई करो, उसके मान में किसी भी तरह का चेंजिंग नहीं होगा। ठीक है, एडजॉइंट करके ट्रांसपोज करो या ट्रांसपोज करके एडजॉइंट करो, उसके भी मान में किसी भी तरह का कोई चेंजिंग नहीं होगा। देखो एडजॉइंट करके डिटर्मिनेंट निकालो तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इस पे क्वेश्चन है बेटा एनसीईआरटी में। ठीक है, इस पे पूछा भी गया है, a के पावर n-1। n क्या है, एडजॉइंट a का डेल्टा, एडजॉइंट मान लो किसी मैट्रिक्स का तुमने एडजॉइंट निकाल लिया, फिर उसका डेल्टा किया, उससे अच्छा है कि उस मैट्रिक्स का ही डेल्टा कर दो और n में से 1 घटा दो। n क्या है, ऑर्डर। मान लो यहाँ पे देखो 5 7 2 6, अगर हम इससे पूछे कि इसका एडजॉइंट ए का डेल्टा क्या होगा, कुछ ना कुछ तो नंबर आएगा ना एडजॉइंट ए का के डेल्टा करने पे।
तो उससे अच्छा है कि पहले डेल्टा कर लो आप। देखो यहाँ 6 है ना, 30 माइनस 14, डेल्टा करोगे तो क्या आ जाएगा, ये आ गया आपका 16 के पावर में n-1, n क्या है ऑर्डर, 2 - 1 16। तो आपको इतना लंबा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा कि एडजॉइंट निकाले फिर उसका डेल्टा करें, ठीक है। तो ये सब थ्योरम आपको बनाने में हेल्प करते हैं। कौन सा क्वेश्चन, चलिए सारे जीत देखते हैं। आगे है क्वेश्चन और इसमें क्या करना है बेटा, a इंटू एडजॉइंट a का मान दिखाना है, एडजॉइंट a इंटू a और ये हो गया आपका डेल्टा i, तीनों का मान आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक है। ये रहा HW, आप इसको करके बताना, अगर नहीं होगा तो भी बताना, हम आगे कंप्लीट करवाएंगे। अब डिटर्मिनेंट का लास्ट टॉपिक होता है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। देखो ये होता है इक्वेशन और इक्वेशन में पूछेगा एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना, तब हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है। जैसे मान लो ऐसे रहेगा 2x + 3y = 10, 5x + y = 5। तो ये आप क्लास 6 में पढ़े हो, 7 में पढ़े हो, 8 में, 9th में, 10th में। 3 मेथड होता है, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। बट इसको डिटर्मिनेंट में हम लोग कैसे बनाते हैं, तो उसके लिए आइए सीखते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। सबसे पहला है कि कंसिस्टेंट सिस्टम किसको बोलेंगे, ए गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ हैज वन और मोर सॉल्यूशन। जिसका एक आए या एक से ज्यादा है आए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट किसको बोलेंगे, जिसके पास एक भी सॉल्यूशन ना हो, यानी एक्स वाई का मान ना निकले। अब बात आता है कि हम लोग निकालेंगे कैसे, ठीक है। तो इसके लिए एक इक्वेशन होता है, ए में एक्स से मल्टीप्लाई करते हो, ए में एक्स से मल्टीप्लाई करते हो और उसके बराबर लिखते हो b, तो x इक्वल आ जाएगा a इनवर्स b, ठीक है। दोनों साइड कैसे आया, तो दोनों साइड a इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो ax इक्वेशन है b, तो दोनों साइड हमने a इनवर्स से मल्टीप्लाई किया, b इंटू a इनवर्स, ठीक है। तो ये आ गया i इंटू एक्स। आई से आपको पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई भी चेंजिंग नहीं होता है। यानी एक्स का मान निकालने के लिए क्या फॉर्मूला आ गया, ए इनवर्स इंटू बी। अब बात ये आएगा कि भैया इसमें ए बी क्या एक्स क्या क्या होगा, तो देखो ए इक्वल लिखना कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल, कोफिशिएंट क्या है वेरिएबल का, a1 a2 a3, b1 b2 b3, c1 c2 c3। अब देखो x इक्वल लिखना नंबर ऑफ वेरिएबल कॉलम में x y z, अब b इक्वल लिखना जो आपका दिया रहेगा इक्वल d1 d2 d3। तो देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करने पे इसके बराबर होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे करके दिखा रहे हैं, देखो यहाँ पे देखो इनटू, देखो यहाँ पे बी एक्स इक्वल लिख रहे हैं कलम में एक्स वाई जेड और किसके, और बी इक्वल लिखेंगे हम लोग d1 d2 d3। देखो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, a1 में x से a1 x, b1 में y से b1 y, c1 में z से c1 z, ठीक है। ऐसे 3 बनेगा और इक्वल किसके चला जाएगा d1। यानी जो ऐसा आपके पास इक्वेशन लिखा रहेगा समीकरण, उसको हम लोग पहले a x b में लिखेंगे और उसके बाद लास्ट में फॉर्मूला लगाएंगे x इक्वल a इनवर्स b, ठीक है। चलिए अब हम एक क्वेश्चन ही बना के दिखा देते हैं, वही ये फॉर्मूला आपको एक्सप्लेन करके यहाँ पे दिखाया गया है। एक क्वेश्चन ही बना देते हैं हम, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन आपके डिटर्मिनेंट का, और ये भी आपका डिटर्मिनेंट वन शॉट कंप्लीट होने जा रहा है बस कुछ ही मिनटों में। पहले इक्वेशन लिखो 5x + 7y = -2, 2 को उधर भेज दिए, 4x
प्लस 6y इक्वल -3। ए इक्वल बोल दो बेटा नंबर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल, x इक्वल बोल दो नंबर ऑफ वेरिएबल कॉलम में लिखना है, और b इक्वल बोल दो -2 -3। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, x इक्वल बेटा a इनवर्स b, यही ना है। a इनवर्स निकालने के लिए क्या लिखेंगे, 1/a इंटू एडजॉइंट ऑफ a लिखेंगे ना। तो डेल्टा करो, डेल्टा करोगे तो कितना आ जाएगा, 30 - 28 2। ठीक है, तो यहाँ 1 क्या हो गया, 1 क्या हो जाएगा, 1/2। एडजॉइंट क्या हो जाएगा, 6 5 -7 -4। ठीक है, अब देखो ए इनवर्स निकल गया, तो ए इनवर्स का मान आया 1/2, 6 -4 -7 5। अब बी का मान क्या है बेटा, -2 -3। ठीक है, चलिए अब मल्टीप्लाई करते हैं। 6 को -2 से -12 प्लस 7 को -7 -3 -21, ये हो गया 8 प्लस माइनस 15, तो क्या आ गया 1/2। ठीक है, ये हो गया 9, ये हो गया -7, तो क्या आ गया 9/2 -7/2। किसके इक्वल है, x के इक्वल है। x इक्वल आ गया, देखो यहाँ पे x इक्वल आ गया 9/2 और -7/2, तो x का मान बोल दो, x और y। ठीक है, इक्वल क्या हो गया 9/2 -7/2। ठीक है, तो इक्वल मैट्रिक्स के कंसेप्ट से हम लोग बोल सकते हैं x इक्वल 9/2 और y इक्वल -7/2। लो, डिटर्मिनेंट हुआ पूरे तरह से समाप्त। डिटर्मिनेंट का वन शॉट लेक्चर होता है यहाँ पे पूरे तरह से खत्म। ठीक है, अगर आप भी चाहते हो क्लास 12th मैथ में एकदम एग्जाम में तहलका मचा देना, क्वेश्चन पेपर में आग लगा देना, माचिस से नहीं अपने नॉलेज से, तो जो भी सीरीज चलाया जा रहा है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, चलिए अब हम लोग लेके आएंगे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लेके आने वाले हैं ताबातोड़ एकदम हल्ला बोल MCQ सीरीज जो कि होने वाला है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। 2010 से लेके 2026 तक जितने भी MCQ सीरीज क्वेश्चन आपके पेपर में क्लास 12th मैथ में पूछा गया है, सबको सॉल्यूशन किया जाएगा। तो आई होप आप ये सेशन बहुत ही एंजॉय किए होंगे। तो आपका भी दायित्व बनता है, ये आपका अपना प्लेटफॉर्म है, जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें। गुड नाइट, सबा खैर, जय हिंद, जय भारत, सलाम, आदाब, दुआ, जय श्री राम, जय भारत, जय बिहार।